दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने के बालों वाली बहनों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में करिश्मा और करीना नाम की दो अनाथ बहनें रहती थीं। दोनों बहुत ही बदसूरत थीं, इसीलिए हर कोई उनका मजाक बनाता रहता था। मेरा घर से बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। हर कोई मेरा मजाक ही उड़ाता रहता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। मेरा भी बाहर निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता। हर कोई बस मजाक ही बनाता रहता है हमारा। पता नहीं हम इतने बदसूरत क्यों हैं। काश बाकी लड़कियों की तरह हम भी सुंदर होती। हमारी तो उम्र भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन कोई लड़का हमें देखना ही नहीं चाहता। पता नहीं हमारी शादी कैसे होगी। वहीं पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन वो धोखेबाज थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती थी। जो कोई भी जंगल जाता था, वो उनकी खूब पिटाई करती थी। एक दिन एक औरत अपनी बेटी के साथ जंगल जाती है। तभी वो दुष्ट चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुझे पता है ना, इस जंगल में आना मना है। ये जंगल मेरा है और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरी बेटी की तबीयत खराब है। मुझे इसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। मैं बहुत गरीब हूँ चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी पर दया नहीं करती, सबको सजा देती हूँ और तुझे भी सजा जरूर मिलेगी। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। लगता है ये बेचारी सच में परेशान है। मुझे इसे सजा देकर कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, अपने फायदे का इससे कुछ काम करवाती हूँ। ठीक है, तुझे मेरा एक काम करना है कि एक जरूरतमंद इंसान को मेरे पास लाना है, जिसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उसके बाद मैं तुझे माफ कर दूंगी। आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगी चुड़ैल जी। तब तक अपनी बच्ची मेरे पास गिरवी रख और जा, पहले जाके किसी जरूरतमंद इंसान को लेकर आ। वो औरत भागी भागी अपने गांव में जाती है। इस चुड़ैल के बारे में तो सारा गांव जानता है। कोई भी इसकी मदद नहीं लेगा। फिर मेरी बातों में कौन आएगा? मैं किसी इंसान को कैसे लेकर जाऊं उसके पास? तभी वो देखती है कि करिश्मा और करीना दोनों बहनें सामने से ही आ रही होती हैं। इन दोनों को बातों में फंसा कर देती हूँ। क्या पता ये मेरे साथ जंगल चले। सुनो, तुम दोनों उदास क्यों हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना बेटा? आंटी, आपको तो सब पता है ना, फिर आप हमसे क्यों पूछ रही हो? आज आप हमारा मजाक बनाओगी क्या? वैसे भी हर रोज सब लोग हमारा मजाक ही बनाते ही रहते हैं, और आज आप हमसे इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो? आंटी, जरूर आपको हमारी जरूरत होगी। नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे गांव की बेटी हो और इस लिहाज से तुम मेरी भी बेटी हो। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। वो तो मैं कभी कभी यूं ही बोल देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाती बेटी। चलते हैं आंटी, हमें देर हो रही है। हमें काम पर भी जाना है, उसके बाद बात करते हैं। अरे सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और ये बात तुम्हारे ही फायदे के लिए है। एक बार मेरी बात तो सुन लो बेटा। आंटी, हम बाद में बात सुन लेंगे। हमारे पास अभी समय नहीं है। हम समय से अगर नहीं पहुँचे तो सेठ जी हमें काम से निकाल देंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ
कि मैं तुम्हें खूबसूरत बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो क्या तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? आंटी की ये बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। क्या क्या कहा आपने? बताइए आंटी, हम भी खूबसूरत होना चाहते हैं, बताइए ना प्लीज। दरअसल मेरी बेटी बीमार हो गई है, इसीलिए मैं उसे शहर लेकर जा रही थी, लेकिन मुझे जंगल में एक चुड़ैल मिली। उसने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और उसने कहा कि मैं गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। अब मैं सुधर चुकी हूँ, इसीलिए तुम उस चुड़ैल के पास जाओ, तो वो तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देगी। क्या सच में वो चुड़ैल हमें खूबसूरत बना देंगी? चलो हम अभी जंगल चलते हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी उस औरत के साथ जंगल जाने लगती हैं और जंगल पहुंचते ही चुड़ैल जी, ये दोनों अनाथ बहनें हैं और अपनी बदसूरती से बहुत परेशान हैं दोनों। आप इनकी मदद कर दीजिए चुड़ैल जी, आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है, ये रही तुम्हारी बच्ची, जाओ तुम इसे लेकर चली जाओ, अब ये बिल्कुल ठीक है। वो औरत अपनी बच्ची को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल आंटी जी, आप प्लीज हमें खूबसूरत बना दीजिए, इसके बदले हम आपका हर काम करने के लिए तैयार हैं। सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसमें सोने के बालों वाली एक खूबसूरत जल परी रहती है। तुम उस जल परी को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। लेकिन चुड़ैल जी, उस जल परी को लाकर हमें क्या फायदा होगा? नालायक लड़कियों, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? इसीलिए मेरा किसी की मदद करने का मन नहीं करता। उस जल परी के सर पर सोने के बाल हैं। आधे सोने के बाल मैं तुम्हारे सर पर लगाऊंगी और आधे बाल तेरी बहन के सर पर। उसके बाद तुम दोनों दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनोगी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दोनों बहनें नदी के किनारे जाकर छिप जाती हैं। दीदी, अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम दोनों बहुत जल्द बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। फिर हम पर कोई भी नहीं हंसेगा दीदी। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी वो जल परी वहाँ पर नहीं आती। यहाँ तो कोई जल परी नहीं आ रही, अब हम क्या करेंगे दीदी? तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जल परी आ जाती है। उसके सर पर चमचमाते हुए सोने के खूबसूरत बाल थे। उसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। दीदी, वो देखो, वो रही जल परी। चलो दीदी, जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों बहनें उस जल परी के ऊपर जाल फेंक देती हैं। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे पकड़ लिया? तभी उसके सामने दोनों बहनें आ जाती हैं। हमने तुम्हें पकड़ा है, अब तुम हमारे साथ सीधा चुड़ैल जी के पास जाओगी। देखो, वो बहुत ही दुष्ट और धोखेबाज चुड़ैल है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बताओ, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम चुप करो, चुड़ैल जी बहुत अच्छी हैं, हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। हमें तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। अगर तुम भाग गई तो हमारा सपना टूट जाएगा, इसीलिए हम तुम्हें उस चुड़ैल के पास जरूर लेकर जाएंगे। तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मेरी बात मान जाओ। दोनों बहनें जल परी को उस चुड़ैल के पास लेकर जाती हैं। वो चुड़ैल उस जल परी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लग जाती है। शाबाश, तुम दोनों बहुत ही बहादुर लड़कियां हो। मैं तुम्हारी बहादुरी का इनाम जरूर दूंगी। चुड़ैल जी, हमें सबसे खूबसूरत बना दीजिए। ये आधे सोने के बाल मेरी बहन के सर पर लगा दीजिए और आधे बाल मेरे सर पर लगाइए। सब्र करो, सबको मिलेगा।
उसके बाद चुड़ैल जल परी के सर से बाल उतार लेती है और उसे सीधा अपने ऊपर लगा लेती है। ये क्या किया आपने? आपने तो कहा था कि ये सोने के सुनहरे बाल आप हमारे सर पर लगाएंगी और हमें खूबसूरत बनाएंगी। बकवास बंद करो। मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ। मैंने तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाया था। मेरा मकसद सिर्फ इस जल परी के बालों को हासिल करना था। अब मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनूंगी। इससे पहले कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारी जाओ, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी उस चुड़ैल के पूरे शरीर में आग लगने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दुष्ट चुड़ैल, ये मेरे जादुई बाल हैं। ये दुष्ट और धोखेबाज लोगों को सजा देते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और वो बाल वापस से उस जल परी के सर पर लग जाते हैं। हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम उस दुष्ट चुड़ैल की बातों में आ गई थी। तुम दोनों लड़कियां बुरी नहीं हो, लेकिन फिर भी सोच समझ कर काम किया करो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस दुष्ट चुड़ैल की बातों में मत आओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। चलो, मैं तुम्हें भी खूबसूरत बना देती हूँ और तुम्हें जादुई सोने के बाल भी दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन जादुई बालों से हमेशा दूसरों की मदद करोगी और कभी भी लालच नहीं करोगी। नहीं तो तुम्हारे सोने के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जी जलपरी जी, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे और हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। फिर जलपरी अपने जादू से उन दोनों बहनों को खूबसूरत और उनके बाल भी सोने के बना देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों बहनें खुशी से नाचने लग जाती हैं। फिर वो दोनों अपने जादुई सोने के बालों की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती हैं और हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। फिर वो दोनों एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रीनगर में राजा रणवीर सिंह रहते थे। पहले रणवीर सिंह एक सामंत थे जो नगर के राजा को हराकर खुद राजा बन गए थे। रानी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। राजा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो अपनी दोनों बच्चियों को देखने आ जाते हैं। राजा रणवीर सिंह खुशी से कहते हैं, भगवान ने आज हमारी सुन ही ली। इतने सालों बाद हमें बच्चों का मुंह देखना संभव हो पाया है। हमारी दोनों बच्चियां जन्म से ही राजकुमारी पैदा हुई है। देखिए ना, दोनों कितनी सुंदर हैं। मेरी दोनों बच्चियां बहुत ही गोरी और खूबसूरत हैं। अब मैं इनके नामकरण की तैयारियां करने जा रहा हूँ। राजा रणवीर सिंह बाहर गए और अपने एक सिपाही को बुलाया। राजा रणवीर सिंह ने सिपाही को आदेश दिया, सारी नगर में बता दो कि राजा के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया है। आज सारे नगर की दावत है और पंडित जी को भी बुला लेना। राजा के बताए अनुसार सारे नगर में ये बात बता दी जाती है। खूब धूमधाम से नामकरण की तैयारियां हुई। सिपाही पंडित जी को लेकर आता है। राजा रणवीर सिंह पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, मेरी पुत्रियों के नक्षत्र के हिसाब से कोई बढ़िया नाम बताइए। हाँ राजा साहिब, एक का नाम सोनाक्षी और एक का नाम चांदनी रख दीजिए। इन पर भगवान की विशेष कृपा रहेगी, इसीलिए मैंने इन्हें ये नाम दिए हैं। नामकरण में सभी लोग शामिल हुए।
राजा की दोनों पुत्रियों का नामकरण हुआ। राजा ने सभी को भेंट देकर खुशी खुशी विदा किया। बहुत समय बीत गया। अब सोनाक्षी और चांदनी दोनों 5 साल की हो गई थी और दोनों के बाल सफेद थे, जो राजा रणवीर सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि राजा से मिलने आने वाले सभी लोग राजा का मजाक बना देते थे। तभी रानी रूपाली परेशान होकर राजा रणवीर सिंह से कहती है, जब सोनाक्षी और चांदनी पैदा हुई थी तब तो आप इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल आप इन दोनों से इतना चिढ़कर क्यों रहने लगे हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। तुम देखती रही हो कि सब मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दोनों के बाल सफेद हैं। अंग्रेजों के बाल भी तो सफेद होते हैं। सोनाक्षी और चांदनी दोनों वहाँ आती हैं। दोनों अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, आप हम दोनों से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। इतनी छोटी लड़कियाँ मुझसे जुबान लड़ा रही हो। राजा रणवीर सिंह नाराज होकर वहाँ से चले गए। सोनाक्षी और चांदनी भी रोती हुई बाहर आ गई। रानी रूपाली परेशान होते हुए कहती हैं, अब मैं क्या करूं? इन दोनों के बाल बदलूं या इनकी सोच? ऐसे ही 5 साल और बीत जाते हैं। सोनाक्षी और चांदनी दोनों बगीचे में घूमने गई। तभी उन्हें बगीचे में आसमान से लटकती हुई एक रस्सी दिखाई देती है। वो दोनों उस रस्सी पर चढ़ने लगती हैं और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों में पहुंच जाती हैं। उन्हें बादलों में एक जादुई मिट्टी का घर नजर आता है। उस मिट्टी के घर पर एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी हुई थी। वो जादूगरनी उन दोनों को उस जादुई मिट्टी के घर में बुलाती है। वो दोनों बहनें उस जादुई मिट्टी के घर में चली जाती हैं। तुम दोनों तो राजकुमारियाँ हो। काश हम दोनों राजकुमारियाँ ना होती तो ही ठीक होता। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सब लोगों का ख्वाब होता है कि उनका जन्म राजघराने में हो। हम इतने छोटे हैं और हमारे बाल भी सफेद हैं, लेकिन तुम दोनों के बाल बहुत खूबसूरत हैं। सब लोग हमारा मजाक बनाते हैं। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ है, लेकिन किसी को कहना मत। हाँ दादी, जल्दी दिखाइए, ऐसा क्या है आपके पास? बूढ़ी जादूगरनी अंदर जाती है और एक बक्सा लेकर वापस आती है। जादूगरनी के उस बक्से के अंदर जादुई सोने और चांदी के बाल थे। अरे वाह, कितने सुंदर बाल हैं। हाँ, और ये बाल मैं तुम दोनों को दूंगी। अब तुमको जो बाल चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तो सोने के बाल लूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाम सोनाक्षी है तो सोने के बालों पर मेरा हक है। लेकिन वो बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं ही लूंगी। चांदनी, तू सिर्फ चांदी के बालों के लिए ही बनी है और तुझे ही चांदी के बाल मिलेंगे। और तेरा नाम भी तो चांदनी है। ठीक है, मैं चांदी के बाल ही ले लेती हूँ। उन दोनों ने बाल उठा लिए। बूढ़ी जादूगरनी ने उन दोनों के सर पर बाल लगा दिए। दोनों बहनें बाल देखकर बहुत खुश हुई और नाचने लगी। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। अब तुम दोनों के बाल कभी नहीं निकलेंगे। अगर तुमने इन बालों को काटने की कोशिश की और कोई झूठ बोला तो ये तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं दादी, हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। दोनों खुशी खुशी उस रस्सी से नीचे उतर जाती हैं।
और वापस घर लौट आती है। राजा रणवीर सिंह और रानी रूपाली जादुई बाल देखकर बहुत खुश हुई। रणवीर सिंह खुशी से कहते हैं, पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही गलत था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब ये बात पूरी नगर में फैल गई। सभी लोग अब दोनों बहनों की तारीफ करने लगे थे। लोग दूर दूर से दोनों बहनों के जादुई बाल देखने आने लगे। 8 साल बाद सोनाक्षी और चांदनी तलवार चलाना सीख रही थी। तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं। तुम दोनों आज से प्रैक्टिस बंद कर दो और घर जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि राजा विराज सिंह हमारे महल में आने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस बंद करके हमें तैयार क्यों होना है? राजा विराज सिंह अपने राजकुमार करण सिंह के विवाह की बात चांदनी से करने आ रहे हैं। अगर समय मिला तो पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालकर एक बार में ही विवाह संपन्न करा देंगे। राजकुमारी सोनाक्षी मन ही मन सोचती है, लेकिन राजकुमार करण सिंह से तो मैं विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ तो चांदनी का विवाह करण सिंह से करवाने की बात हो रही है। मेरी आँखों के सामने ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बाल सोने के हैं और चांदनी के चांदी के हैं, तो ये देखकर राजकुमार खुद ही मना कर देंगे। क्या हुआ सोनाक्षी, किस सोच में पड़ गई हो? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं तो बस ये देखकर खुश हो रही थी कि मेरी बहन दुल्हन बनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। चांदनी की शादी में मैं भी परी की तरह तैयार होंगी। हाँ हाँ जरूर, मेरी दोनों बेटियों के बाल इतने सुंदर हैं और वो लगती भी बिल्कुल परी की तरह हैं। सोनाक्षी फिर अपने मन ही मन में कहती है, पिताजी सब जानते हैं कि परी की तरह मैं ही लगती हूँ, लेकिन मानते ही नहीं। चांदनी मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी राजकुमार करण सिंह से शादी होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजकुमार एक अच्छी इंसान है। राजा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चांदनी, तू जाकर तैयार हो, मैं अभी आती हूँ। सोनाक्षी ने चांदनी को भेज दिया और खुद रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से जब राजा विराज सिंह अपने परिवार के साथ गुजर रहे थे, तो सोनाक्षी ने उन्हें रोक लिया। रुकिए रुकिए, मैं आप सबको ही लेने आई हूँ। अतिथि देवो भव। आपको अकेले तो महल तक नहीं लाया जा सकता। तुम कौन हो? मैं राजा रणवीर सिंह की सुपुत्री चांदनी हूँ। राजा विराज सिंह के परिवार को सोनाक्षी बहुत पसंद आई, लेकिन सोनाक्षी चांदनी बनकर उनके सामने आई थी। सोनाक्षी उन्हें महल में लेकर गई। राजा रणवीर सिंह ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। आपकी बेटी चांदनी तो बहुत अच्छी और समझदार भी है, लेकिन आप उससे कहाँ मिले? रास्ते में उसके सोने के बाल हैं, वो हमारा स्वागत करने आई थी। बहुत संस्कारी है चांदनी, लेकिन सोने के बाल तो सोनाक्षी के हैं। राजा ने दोनों को बुलाया, लेकिन सोनाक्षी के सर के बाल गायब हो गए थे और चांदनी के बाल चमक रहे थे। सोनाक्षी को सबने आश्चर्य के साथ देखा। सोनाक्षी दौड़कर अंदर गई और खुद को शीशे में देखा। चांदनी कुछ सोचती, फिर उसे उस बूढ़ी जादूगरनी की 8 साल पुरानी बात याद आ जाती है, जो बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जब तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे बाल नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है?
सोनाक्षी के बाल कहाँ गायब हो गए? उस बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जब भी हम झूठ बोलेंगे तो हमारे बाल नष्ट हो जाएंगे। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी बहन से जलकर झूठ बोल दिया। मैं राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सोनाक्षी बहन, तुम अब भी राजकुमार से विवाह कर सकती हो। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं मना नहीं करती। मैं कितनी गलत थी। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सोनाक्षी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी राजा विराज सिंह ने सोनाक्षी का विवाह करण सिंह से करने से मना कर दिया। सोनाक्षी बहुत स्वार्थी है और उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है, लेकिन हम सोनाक्षी से राजकुमार का विवाह नहीं कराएंगे। सोनाक्षी बहुत रोई और फिर चांदनी का विवाह राजकुमार करण सिंह के साथ हो गया। सोलापुर गांव में सोनिया अपनी सौतेली माँ रीमा के साथ रहती थी। रीमा बहुत ही मक्कार और मतलबी औरत थी। वो सोनिया से सारा दिन घर का काम करवाती रहती थी और रात को उसे बचा हुआ रूखा सूखा खाने को दे देती थी। इसी तरह दुखों से भरी जिंदगी उसकी कट रही थी। एक दिन सोनिया की सहेली श्वेता की शादी थी, लेकिन उसकी शादी में पहनने के लिए उसके पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं थे। इसीलिए वो अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं हैं। जो भी कपड़े हैं सब फटे पुराने कपड़े हैं। कृपया मुझे श्वेता की शादी में पहनने के लिए एक सस्ता सा लहंगा दिला दीजिए ना माँ। क्या कहा तूने? तुझ भिखारन को भी नए कपड़े चाहिए? अरे तेरा बाप मेरे पास कोई खजाना नहीं छोड़ कर गया है जो मैं तेरी इन फरमाइशों को पूरा करती फिरूं। चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर घर का काम कर, वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। सोनिया उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। वो अपना एक पुराना फटा हुआ लहंगा किसी तरह से सिलकर उसे अच्छे से धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देती है, ताकि वो उसे पहनकर श्वेता की शादी में जा सके। लेकिन शाम को जब वो लहंगा पहनने के लिए बाहर लहंगा देखने जाती है तो वहाँ लहंगा नहीं होता है और वो निराश मन से अपने उसी मैले कुचले कपड़े में श्वेता की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग सोनिया को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर सोनिया बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। भगवान जी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। भगवान जी, आपने मुझसे मेरे माँ बाबा को क्यों छीन लिया? मेरे माँ बाबा को वापस भेज दो ना। मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। घर का सारा काम कराने के बावजूद भी वो मुझे खाने को भी नहीं देती है और छोटी सी गलती हो जाने पर मुझे बहुत मारती है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं भगवान जी? ये कहकर सोनिया रो रही थी। तभी उधर से राशि परी गुजर रही थी। राशि परी को सोनिया पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है और वो उससे बोलती है, सोनिया रोते नहीं, मैं राशि परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई सोने का गाउन है और ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। सोनिया खुशी खुशी परी का जादुई सोने का गाउन लेकर परी का धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर उस सोने के गाउन को छुपाकर रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की आवाज आती है, अरे करमजली, कहाँ थी इतने देर से? तुझे दिखाई नहीं देता? घर में इतना काम पड़ा है
और महारानी घर से गायब है। माँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि आज मेरी सहेली की शादी थी, तो उसी में थोड़ा समय लग गया। इतनी देर लगती है? मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, तुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं है। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ो, माँ मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ माँ। और फिर सोनिया रोते हुए खाना बनाने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, वहाँ पहले से ही गर्मा गर्म खाना बना हुआ रखा था। ये देखकर सोनिया दंग रह गई। अरे खाना पहले से ही बना हुआ है, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ पर जादुई सोने का गाउन प्रकट होता है। ये चमत्कार तो मैंने किया है सोनिया, अब जाओ यही खाना अपनी माँ को खिलाओ और फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनिया प्लेट में खाना परोसकर अपनी माँ को खाना देने गई। आज तो बड़ी जल्दी खाना बना कर ले आई, क्या बात है? किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लगता है ये उसी का असर है, इसीलिए आज फुर्ती में खाना बना लिया है। चल खाना यहाँ पर रख दे और निकल जा यहाँ से, और अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा। सोनिया वहाँ से चली जाती है और रीमा खाना खाने लगती है। रीमा के खाना खाने के कुछ देर बाद रीमा के पेट में अचानक बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो बार बार बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। हाय मैं मर गई, हाय मेरा पेट, सत्यानाश उस करमचली का, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरी रात रीमा का बाथरूम में उल्टी करते हुए बीतता है। फिर अगले दिन, अरे ओ करमचली कहाँ है, इधर आ, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? सच सच बता, कल मेरे खाने में क्या मिला कर दिया था? कल पूरी रात में उल्टी से परेशान रही। माँ मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था। तू ऐसे सच नहीं बोलेगी, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने के लिए एक डंडा उठाती है। तभी अचानक वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है। ये देखकर रीमा घबरा जाती है। अरे ये डंडा अचानक माला में कैसे बदल गया? लगता है ये मनहूस कोई जादू टोना सीख कर आई है। मुझे अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, इसको तो मैं बाद में देखती हूँ। फिर रीमा वहाँ से डरकर भाग जाती है। अपनी सौतेली माँ को डरकर भागते हुए सोनिया समझ जाती है कि हो न हो ये सब सोने के गाउन की वजह से ही हो रहा है। सोनिया अपने जादुई गाउन का धन्यवाद करते हुए बोली, हे जादुई गाउन, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरी सौतेली माँ मेरा क्या हाल करती। तुम चिंता मत करो सोनिया, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा सोनिया, तुमने मुझसे अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बताओ सोनिया तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पहनने के लिए एक भी नए कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकते हो? और मैंने बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे मेरे पसंद का खाना दे सकते हो? बस इतनी सी बात। सोनिया के इतना कहते ही सोने का गाउन सोनिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े दे देता है और उसके बाद सोनिया के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने भी प्रकट करता है। अपने लिए इतने सारे नए नए कपड़े और खाना देखकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है और उन कपड़ों को छुपाकर अलमारी में रख देती है और फिर भरपेट अपना मनपसंद खाना खाती है। अगले दिन सोनिया खुशी खुशी नहाकर नए कपड़े पहनकर अपने जादुई गाउन की मदद से जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जब रीमा ने सोनिया को नए कपड़ों में देखा तो वो मन ही मन बोली, ये मनहूस आजकल इतनी ज्यादा खुश कैसे रह रही है और उसके पास ये नए नए सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आ रहे हैं?
जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। और फिर वो छुपकर उस जादुई सोने के गाउन के बारे में पता लगा लेती है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई सोने के गाउन की वजह से हो रहा है। फिर तो ये जादुई सोने का गाउन मेरे पास होना चाहिए। रात को सोनिया के सो जाने के बाद रीमा चुपके से सोनिया के कमरे में जाकर उस जादुई गाउन को चुराकर अपने कमरे में ले आती है और बोलती है, अब मैं भी इस जादुई गाउन की वजह से दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। हे जादुई सोने के गाउन, चल मुझे भी खूब सारे पैसे और सोने चांदी दे। तभी गाउन में से सोने चांदी की जगह आग के गोले निकलने लगे। ये देखकर रीमा अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागती है, लेकिन आग उसका पीछा नहीं छोड़ती। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आग के गोले मुझे मार डालेंगे। अरे रुक जाओ, कोई तो रोको इस आग को। लेकिन तब तक आग की लपेट रीमा के कपड़ों में लग जाती है और रीमा अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था और वो उसी नदी में डूबकर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने जादुई सोने के गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।